हेलो दोस्तों, जय हिंद। डायमंड एकेडमी अतरौली आजमगढ़ के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का तहे दिल से स्वागत, बंधन एवं अभिनंदन है। दोस्तों, जो हमारा जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी का सुपर फास्ट रिवीजन चल रहा है, उस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आइए आज हम आप लोगों को जो हमारा क्वेश्चन छूटा वहाँ से आप लोगों को बताते हैं, क्योंकि हमारी आगामी यानी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जितने भी है वहाँ से बायोलॉजी का क्वेश्चन आता है। और उस कॉम्पिटेटिव एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए आइए हम एक एक करके एक एक क्वेश्चन पर रिवीजन करते हैं दोस्तों। और हमारी वीडियो ज़्यादा लंबी भी नहीं रहती है, 5 से 6 मिनट या 8 से 10 मिनट तक हद से हद है। और एक भी क्वेश्चन यहाँ से मिस होने वाला नहीं, क्योंकि बायोलॉजी का सुपर फास्ट रिवीजन चल रहा है, तो आप लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल है, क्योंकि हमारी यहाँ पर वीडियो का भी एग्जाम लगा हुआ है। तो आप लोग देखते हुए चलेंगे। कणिकाओं यानी कार्पल्स के बिना रक्त के तरल अंश को क्या कहा जाता है? जो हमारा रक्त के बिना होता है, रुधिर के बिना, उस कणिकाओं को क्या कहा जाता है? सीरम कहा जाता है। जैसे हम कभी भी ब्लड जांच कराने जाते हैं तो किसी चीज़ का अगर हम ब्लड जाते हैं तो अपना आरबीसी देते हैं, तो वहाँ पर कुछ देर के बाद हमारा आरबीसी नीचे चला आता है, वो पीला वाला भाग दिखाई देता है, उसी को प्लाज्मा या सीरम के नाम से भी जाना जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा है। रुधिर कैंसर का दूसरा नाम क्या है? रुधिर अगर यदि कभी किसी को ब्लड कैंसर हो जाए तो उसको क्या कहा जाता है? दूसरे नाम से कैसे कहा जाता है मरीज को, ताकि उसे पता भी ना चले। तो आप लोग यदि जानते रहेंगे तो मरीज को ब्लड कैंसर कहेंगे तो उसको ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। अगर आप उसको ल्यूकीमिया कहते हैं तो शायद उसको समझने में प्रभाव, उसके शरीर के यानी दिमाग पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप लोग वहाँ पर ब्लड कैंसर के दूसरे नाम से ल्यूकीमिया नाम से उसे कह सकते हैं। आइए देखते हैं, दिल की फुसफुसाहट या मरमराहट से क्या पता चलता है? दिल की फुसफुसाहट या मरमराहट कहा जाता है, उससे क्या पता चलता है? तो 2 स्फुट कपाट या वाल्व का पता चलता है कि हमारे जो है हार्ट का वाल्व जो है 2 विल्मी कपाट या 3 विल्मी कपाट जो होता है, उसको जब हार्ट नामक सेशन पढ़ाएंगे वहाँ पे दोस्तों बेहतरीन तरीके से बताएंगे, तो वो जो है चल रहा है कि नहीं चल रहा, मरमराहट उसी को कहा जाता है। मानव रुधिर में मौजूद शर्करा की अधिकतर मात्रा में क्या होती है? मानव रुधिर के मौजूद शर्करा में अधिकतर मात्रा में क्या पाया जाता है? ग्लूकोज पाया जाता है। ग्लूकोज का निर्माण होता है मानव के शरीर के रुधिर में शर्करा की मात्रा। मधुमेह के रोगियों को मधुरण या मधुरण के कारण के रूप में दिए जाने वाले एक उत्पादन का नाम यानी कि क्या कहा जाता है? एस्पार्टस है। एक उत्पादक के नाम से क्या कहा जाता है? एस्पार्टस। यह किस वर्ग से संबंधित? एस्पार्टस किस वर्ग से संबंधित है मानोगे तो क्या हो जाएगा? एल्कोलाइड्स नामक जो हो हमारा हो वर्ग होता है उसमें से संबंधित है। एल्कोलाइड्स वर्ग से संबंधित है। आत्महत्या की थैली कहलाता है। छोटा सा क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है, हमारे आपके आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। और हमारे आपके रुधिर में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, तो फिर हमारा रुधिर का जो जीवन काल होता है 120 दिन होता है, जो हमारे रुधिर का जीवन काल। तो फिर उसका क्या होता है? 120 दिन बाद हमारा जो है आरबीसी का भी दहन हो जाता है। हमारे आरबीसी में लाइसोसोम नहीं थे। यही लाइसोसोम हमारे कहाँ पाया जाएगा? तो हमारे ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? प्लीहा यानी स्प्लीन यानी तिल्ली को कहा जाता है। कभी कभी तीनों नाम दे देता है, इसमें से कोई नाम देके पूछ सकता है। तो वहाँ पर हमारा लाइसोसोम रहता है, वहाँ पर मरे हुई कोशिकाओं को खाने का कार्य करता है, यानी आत्महत्या की थैली कहा जाता है। ये क्या करता है? आरबीसी को जो है जितने भी आरबीसी खराब होते हैं उसको मारने का यानी खाने के पचाने का कार्य करता है, जिससे हमारे ब्लड का जो है रीजनरेशन होता रहता है। लाइसोसोम की खोज किसने की थी? कभी कभी पूछ लेता हमारा जो लाइसोसोम है आत्महत्या की थैली जिसे कहा जाता है, उसकी खोज कौन किए थे? डी डुबे नामक वैज्ञानिक ने किए थे। और कब किए थे? 1949 सन में इन्होंने कब किया था? 1949 में डी डुबे नामक वैज्ञानिक ने कहा हमारे शरीर में एक ऐसा भी जो है पदार्थ है जो हमारी आपके मरी हुई कोशिकाओं को खत्म करने का कार्य करता है। प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता है। कभी कभी पूछ लेता प्रोटीन की फैक्ट्री क्या कहा जाता है? तो हमारा क्या हो जाएगा? राइबोसोम जो हमारे आपके शरीर के प्रोटीन के फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। प्रोटीन का संवहन प्रोटीन का संश्लेषण होता है। हमारे आपका प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ पर होता है? तो राइबोसोम द्वारा प्रोटीन का संश्लेषण होता है। और रुधिर क्या? कभी कभी पूछ लेता हमारा रुधिर क्या? एक संयोजी ऊतक है। कई ऊतक इसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि आरबीसी, प्लेटलेट्स और डब्ल्यूबीसी जो है हमारे आपके रुधिर में पाए जाते हैं। हीमोग्लोबिन, आयरन, ये सब हमारे आपके हीमोग्लोबिन में जो यानी कि आयरन में पाए जाते हैं, यानी कि रुधिर में सारे के सारे, इसीलिए इसे संयोजी ऊतक के नाम से जाना जाता है।
सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किसने किया था? सर्वप्रथम जीन शब्द को किसने कहा था? तो जॉनसन नामक वैज्ञानिक ने, इन्होंने सर्वप्रथम जीन नामक शब्द को दिया था। एक जीन एक एंजाइम का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? एक जीन एक एंजाइम का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? वीडल एवं टैमटम नामक वैज्ञानिक, डिवीडल एवं टैमटम नामक वैज्ञानिक ने, इन्होंने क्या कहा था? एक जीन एक एंजाइम का सिद्धांत के बारे में बताया था। हमारे शरीर में यानी क्या पाया जाता है? हमारे बॉडी यानी हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। कभी कभी इसका भी पूछ लेता है हीमोग्लोबिन किसका यौगिक है? तो प्रोटीन का यौगिक है। हमारे आपका हीमोग्लोबिन किसका यौगिक है? प्रोटीन का यौगिक है। हमारे ब्लड में जितने ज़्यादा हीमोग्लोबिन कैसे नियंत्रित रहता है? आयरन से। हमारे शरीर में जितने ज़्यादा आयरन होगा उतने ज़्यादा हीमोग्लोबिन होगा और उतने ज़्यादा हमारा आरबीसी होगा, यानी कि लाल रक्त कणिकाएं, रेड ब्लड सेल, ये जो हमारे आपके शरीर में पाए जाते हैं, इनका जो है यौगिक बना रहता है। यार कभी कभी आयरन की कमी हो जाता है तो हमारे आपका हीमोग्लोबिन कमी हो जाती है, तो ब्लड की कमी हो जाती है, तो मानव को खूब ज़्यादा यानी कि इंसान को खूब ज़्यादा नींद आती है। तो इससे आप पता लगा सकते हैं हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो गई है। सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु कौन सा होता है? मोनोसाइट। सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु मोनोसाइट होता है। इसका जीवन काल 7 से 8 दिन होता है। ये हमारा कभी कभी कहीं पर दिया रहता है 10 से 12 दिन, लेकिन 7 से 8 दिन हमारा जो है श्वेत रक्त जो होता है इसका जीवन काल होता है। ये हमारे आपके रुधिर में सबसे बड़ा रुधिराणु है। मानव शरीर में इंसुलिन की प्रमुख कार्य करता है। इंसुलिन का कौन प्रमुख कार्य करता है? तो शरीर में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने के लिए इंसुलिन का कार्य जो है मानव शरीर में करता है। हाइपोटेंशन किसे के लिए प्रयोग किया जाता है? हाइपोटेंशन रक्त चाप बढ़ने के बाद जो हमारा शरीर का रक्त चाप बढ़ जाता है उसी को हाइपरटेंशन कहा जाता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर हम आप लोगों को बताने का 120/80 120 हमारा जो ब्लड का जो है सर्कुलेशन होता है 120 के स्पीड से शरीर में दौड़ता है और 80 की स्पीड में 80 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से वापस आता है। यदि ये कॉम्बिनेशन सही है तो ना ही आपको हाइपरटेंशन है ना ही आपको हाइपोटेंशन है। यदि इसका स्तर बढ़ गया, यदि 120 का स्तर बढ़ गया तो वहाँ पर हाइपरटेंशन शब्द दिया जाता है कि आपको हाइपरटेंशन हो गया है, यानी कि रक्तचाप बढ़ गया है। यदि इसका स्तर गिर गया यानी कि हमारा 80 के स्पीड से जो जा रहा वापस आना चाहिए तो उसका स्तर गिर जाए, उसे हाइपोटेंशन कहा जाता है, यानी कि लो बीपी कहा जाता है और इसे हाई बीपी लोग कहते हैं। बस सामान्य सी बात है। तो आइए अगली कड़ी में देखते हैं हाइपोग्लाइसीमिया की अभिप्राय है। हाइपोग्लाइसीमिया का अभिप्राय है रुधिर में निम्न शर्करा के स्तर को बनाए रखना। होमोसेपियंस पद का शाब्दिक अर्थ है, होमोसेपियंस किसके लिए आता है? हमारे आपके नाम के लिए आता है। मनुष्य को वैज्ञानिक भाषा में होमोसेपियंस कहा जाता है। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जो बुद्धिमान होता है उसे होमोसेपियंस नाम से जाना जाता है। तो मनुष्य क्या है? बुद्धिमान व्यक्ति माना जाता है। मतलब इस वर्ग में, इस जगत में जो सबसे बुद्धिमान यदि किसी को माना गया है तो मनुष्य को माना। क्यों? क्योंकि जिसको भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान तीनों का ज्ञान हो उसी को सबसे ज़्यादा इस पृथ्वी पर बुद्धिजीवी माना गया। तो वो हम आ पाते हैं क्योंकि हमें वर्तमान, भूतकाल और भविष्य अपने बारे में अच्छे से पता है। इसलिए हम अपने बेहतरीन भविष्य को बनाने के लिए जो हम निरंतर संघर्ष करते रहते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम को लेकर। आइए देखते हैं मलेरिया रोग का वाहक कभी कभी पूछ लेता है। एनोफिलीज मच्छर जो होती है, नॉर्मल सा क्वेश्चन, मलेरिया रोग का वाहक। लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछ सकता है, एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में मलेरिया किसके कारण होता है या मलेरिया किसके कारण हो जाता है? तो वहाँ पर अभी आप लोग एनोफिलीज नामक मच्छर को ही ऑप्शन में क्लिक कर सकते हैं कि ये ही तो जो होता है मनुष्य के दूसरे मनुष्य में ट्रांसप्लांट कर देता है बीमारी को। तो जीवन रक्षक हार्मोन, लड़ो भिड़ो मारो, या ये कौन सा हमारे शरीर का जीवन रक्षक हार्मोन कौन होता है? एड्रिनल को कहा जाता है जीवन रक्षक हार्मोन। तो दोस्तों ये हमारा बायोलॉजी का सुपर फास्ट रिवीजन कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, ताकि इसी तरह से आप लोगों को मज़ेदार तरीके से बताते रहे। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय। फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में।